दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड पर तो ना जाने हम लोग कितनी फिल्में आज तक देख चुके हैं। जो फिल्में सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड के बारे में नहीं थी, उन पर भी अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस किसी ना किसी तौर पर रहता था। आज हम जरूर अंडरवर्ल्ड को एक बुरी नजर से देखते हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था जब यही डॉन और गुंडे लोगों के मसीहा के तौर पर उभरे थे। हाजी मस्तान जैसे लोगों से मिलने तो सुनील दत्त से लेकर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे हीरोज भी आया करते थे। अंडरवर्ल्ड के शुरू होने से लेकर उसके खात्मे की कहानी लगभग 50 साल की है, और हमें आज दाऊद इब्राहिम के बारे में तो पता है, लेकिन कई लोग नहीं जानते कि उससे पहले वहाँ कौन था और अंडरवर्ल्ड कैसे शुरू हुआ। आज हम इसी अंडरवर्ल्ड की शुरुआत की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानी आजादी से भी पुरानी है। साल 1939 में तब की कांग्रेस सरकार ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसमें आज का महाराष्ट्र और गुजरात आता था, उसमें शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। शराब न बिकने के कारण लोग शराब के लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार हो गए थे, और तब अफगानिस्तान से आया एक आदमी करीम लाला लोगों की ये जरूरतें पूरी करने लगा। मुंबई के बंदरगाहों पर जहाजों से शराब मंगवाई जाती और अथॉरिटी से छिप कर इसे अलग कर लिया जाता और इसकी कालाबाजारी की जाती। करीम लाला ने शराब के अलावा बाकी कई चीजों की स्मगलिंग भी शुरू की, जो कि आसानी से नहीं मिला करती थी। स्मगलिंग के अलावा जुए के अड्डे भी अंडरवर्ल्ड की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बन गए। एक और लड़का जो तमिलनाडु से बॉम्बे आया था, उसने बॉम्बे डॉक पर एक कुली के रूप में काम करना शुरू किया। इस लड़के को एक अरब व्यापारी वहां मिला जिसका नाम था शेख मोहम्मद अल गालिब। गालिब ने इस लड़के को कुछ सोने के बिस्किट अपनी पगड़ी में छिपाकर डॉक से बाहर लाने के लिए कहा। लड़के ने वैसा ही किया। अब फिर ये रोज का काम हो गया। जब एक दिन गालिब ने उसे एक बक्सा दिया जिसमें करीबन 100 से 150 ऐसे बिस्किट थे, तभी गालिब को पुलिस ने पकड़ लिया और यह बक्सा इसी लड़के के पास रह गया। इसके करीब 2.5 या 3 साल बाद गालिब जेल से छूटा और उसने इस लड़के की खोज की, और आखिर में जब यह लड़का गालिब से मिला तो गालिब ने उसे उस बक्से के बारे में पूछा। ये लड़का गालिब को अपने घर ले गया, जहां उसने पिछले 3 साल से इस बक्से को छिपा कर रखा हुआ था। गालिब को इस लड़के की ईमानदारी पर यकीन ही नहीं हुआ, और इससे इम्प्रेस होकर गालिब ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। इस लड़के का नाम था हाजी मस्तान, शायद बॉम्बे का सबसे चर्चित और इज्जतदार गैंगस्टर। लेकिन अभी हाजी मस्तान की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आना बाकी था। हाजी मस्तान अभी भी एक कुली की तरह बॉम्बे डॉक में ही काम कर रहा था। दिन के 12 से 15 रुपए उसे यहाँ मजदूरी से मिलते थे, लेकिन शेर खान पठान और उसके गुंडे यहाँ पर आकर रोज इस कमाई का 1 रुपया हर कुली से ले जाते थे। इस पर हाजी मस्तान को गुस्सा आया और उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और इसके खिलाफ आवाज उठाने को कहा। इक्का दुक्का लोगों के अलावा कोई सामने नहीं आया। अगले दिन जब शेर खान अपने गुंडों के साथ वहां आया तो हाजी और उसके कुछ साथियों ने शेर खान को डंडे से पीट दिया, जिसमें कई लोगों के सर फट गए और उन्हें जान बचाने के लिए वहां से भागना तक पड़ा। यहाँ से हाजी मस्तान इन मजदूरों के नेता के तौर पर उभरा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में एक सीन भी फिल्माया गया है। कहते हैं अमिताभ बच्चन और फिल्म के लेखक सलीम खान उस वक्त हाजी मस्तान के पास आया करते थे ताकि उन्हें दीवार के कैरेक्टर को समझने में आसानी हो। हाजी मस्तान को भी बॉलीवुड से खासा लगाव था। हाजी मस्तान ने कई बॉलीवुड फिल्मों को अपने स्मगलिंग के पैसे से प्रोड्यूस किया, और वो कई फिल्मों के सेट पर या प्रीमियर के दौरान देखा जा सकता था। इसने अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड को सबसे ज्यादा करीब कर दिया। हाजी मस्तान इसके साथ साथ रेडियो, ट्रांजिस्टर और बाकी महंगे सामान भी विदेशों से भारत में स्मगल करने लगा, क्योंकि उस वक्त की भारत सरकार ने विदेशी सामान के इंपोर्ट पर रोक लगा रखी थी। हाजी मस्तान के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी कि वो एक डॉन होने के बावजूद हाजी ने कभी बंदूक नहीं उठाई। हाजी मस्तान को अपने स्मगलिंग के काम में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो किसी से डरता ना हो, और तब हाजी को वरदराजन के बारे में पता चला। वरदराजन उस वक्त इल्लीगल शराब का कारोबार करता था। इसके अलावा वो डॉक से छोटी मोटी चोरियां भी करता था। जब एक चोरी के इल्जाम में वरदराजन जेल में था, तब हाजी उससे मिलने गए। हाजी जानते थे कि उन्हीं की तरह वरदराजन भी
तमिलनाडु से, इसलिए सूट बूट पहने हाजी ने वरदराजन से जाकर वहां तमिल में वड़क्कम तलाइवर कहा। वरदराजन और हाजी के बीच में बातचीत शुरू हुई और वरदराजन हाजी से काफी प्रभावित हुआ। इसके बाद दोनों ने हाथ मिलाया और वरदराजन हाजी के लिए काम करने लगा। बॉम्बे का यह समय काफी नायाब था। किसी भी आदमी को घर से लेकर बिजली के कनेक्शन और इंपोर्टेड सामान पहुंचाने में अंडरवर्ल्ड अथॉरिटीज से भी ज्यादा तेज था। और यही वजह थी कि लोग अपनी परेशानियों को लेकर पुलिस और सरकार से ज्यादा इन डॉन्स के पास जाते थे। ये डॉन्स भी उनकी पूरी मदद कर दिया करते थे। साथ ही उनके इलीगल कारोबार को चलाने में साथ देने के लिए पुलिस को भी बराबर पैसा दिया जाता था। पुलिस के अलावा कई सारे नेताओं को भी ये डॉन स्पॉन्सर करते थे और जब ये नेता जीत जाते थे तो बदले में इन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देते थे। ये सब होता हुआ एक पुलिस हेड कांस्टेबल का लड़का देख रहा था और तब इस लड़के ने भी जुर्म का रास्ता अपनाना ज्यादा बेहतर समझा। ये लड़का वो था जिसका नाम अगले 40 सालों तक भारत नहीं भूलने वाला था। आज भी हम जब अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं तो इस लड़के का जिक्र आना लाजमी है। ये था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम किसी से डरता नहीं था। 19 साल की उम्र में जब उसके गैंग के कुछ लड़कों को हाजी मस्तान ने पिटवा दिया तब उसने हाजी मस्तान को भी आंख दिखाने में कोई संकोच नहीं किया। आने वाले सालों में दाऊद का वर्चस्व बढ़ने लगा और तब पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच गैंग वॉर शुरू हो गया। दाऊद और पठान गैंग को हाजी ने अपने घर बुलवाया और दोनों से कुरान पर हाथ रखकर कसम खिलवाई कि वह इस खून खराबे को रोक देंगे। दोनों ने कसम खाई, लेकिन फिर दाऊद के बड़े भाई को पठान गैंग ने मरवा दिया और गैंग वार चालू रहा। हाजी मस्तान बूढ़े हो चुके थे, उनका वक्त जा रहा था। ये वक्त दाऊद इब्राहिम, मान्या सुरभे और अरुण गावली जैसे गैंगस्टर्स का था। दाऊद से इस वक्त मुंबई पुलिस ने भी एक अनऑफिशियल डील साइन की जिसमें दाऊद को शहर के गैंगस्टर्स की सफाई का जिम्मा दिया गया और बदले में इन्हें प्रोटेक्शन मिली। दाऊद ने मुंबई से लगभग सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया और टी कंपनी अपने चरम पर थी। अब मुंबई को टी कंपनी कंट्रोल करती थी। तब छोटा राजन नाम के गैंगस्टर ने दाऊद से अलग होकर अपना अलग गुट बना लिया। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर 1991 में सरकार ने विदेशी इंपोर्ट्स पर सारी रोक हटा दी। शराब पर जो रोक थी वो पहले से हट चुकी थी और कुछ ही वक्त में अंडरवर्ल्ड की कमाई के मुख्य साधन गायब होने लगे। पैसों के लिए दाऊद ने किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसे हथकंडों को अपनाना शुरू कर दिया। ये पहले भी होता था, लेकिन इतना नहीं जितना अब हो रहा था। पॉलिटिशियंस का साथ भी अब दाऊद के पास नहीं था क्योंकि उसके पास कमाई का साधन नहीं था। फिर बाबरी मस्जिद को ढाया गया और देश भर में दंगे होने लगे। अब तक दाऊद पाकिस्तान की ISI के कांटेक्ट में आ चुका था जो उसे पैसा और हथियार दे रही थी। ISI के कहने पर दाऊद ने मुंबई पर धमाके करके जो कहर बरपाया उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के ताबूत में आखिरी कील कहा गया, क्योंकि इसके बाद पुलिस और सरकार दाऊद के पूरी तरह से खिलाफ हो गई। अगले 10 सालों में मुंबई में 500 से ज्यादा एनकाउंटर हुए और दाऊद को खुद मुंबई छोड़कर भागना पड़ा। और यही थी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानी। इन गुंडों को पालने में सरकार का कितना रोल था, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने से आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।